आज मैं आपसे अपने स्कूल के समय की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। दरअसल ये बात है जब मैं 9th क्लास में था, तब मेरे फादर का ट्रांसफ़र जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा जो है वो कस्बा है बदनावर, एक छोटा तहसील था, वहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था। मेरे फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफ़र उनका होता रहता था। हर 3 साल में मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ता था और आफ्टर एवरी 3 इयर्स नए दोस्त बनते थे, नया स्कूल देखने मिलता था। तो कोई परमानेंट फ्रेंड जो है बचपन से लेकर फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक साथ पढ़ा हो, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं बन पाया, क्योंकि फादर का ट्रांसफ़र हर 2-3 साल में हो जाया करता था। तब मैं 9th क्लास में एक स्कूल में पहुंचा, तब मैंने देखा कि मेरी क्लास में जो है वो तमाम तकरीबन 30-40 स्टूडेंट, 35-36 स्टूडेंट क्लास में रहे होंगे। तो उसमें से एक लड़का था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने उसका कुछ मैं जानता भी नहीं था उसको मैं। लेकिन जब स्कूल के अंदर जो है पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, स्कूल में जो है वो पहले 6 मंथली एग्जाम हुए और उन एग्जाम में मेरा रैंक जो है वो फर्स्ट आया। फिर वहां पे ये था कि स्कूल में जो क्लास में जो बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा, इसका रैंक फर्स्ट आएगा, अच्छे नंबर आएंगे, वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। क्लास टीचर ने मुझको मॉनिटर बना दिया। एक लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो हमेशा जो है वो कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं मुझे वो नीचा दिखा दे, मेरा मजाक बनाना, मेरे बारे में जो है वो गलत बातें बोल देना क्लास के अंदर। मेरा स्कूल पूरा बॉयज स्कूल था, कोएड नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था, बॉयज स्कूल था। तो वहां पर जो है वो तो उसके ग्रुप में कुछ लड़के थे, जो कि वो तो फर्स्ट क्लास से वहीं पढ़ रहा था, तो वो लड़के जो है उसके अच्छे फ्रेंड थे, तो सब मिलके कई बार टीज भी किया करते थे। हालांकि मैं बातों को अवॉइड कर दिया करता था, ज्यादा अटेंशन उन पर नहीं देता था मैं, लेकिन तब भी मुझे सोचने में आता था कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा अभी जो मेरे पीछे ये पड़ा रहता है। तो एक दिन मैंने उससे बोला कि भाई, उसका नाम आशीष था। मैंने कहा आशीष, मुझे तुमसे बात करनी है। बोला चल, क्या बात करना है? मैंने कहा देखो भैया, सिंपल सी बात है कि यार मेरे फादर तो जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो 2-3 साल बाद, फिर 2 साल बाद फिर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से हट के। मुझे ये जानना है केवल कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की, क्या चीज़ ऐसी है मेरी जो तुम्हें मुझ में पसंद नहीं है और जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। निसंदेह यदि तुमने मेरी कोई बुराई पकड़ी होगी तो वो बुराई जेन्युइन होगी, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट लड़के हो, तुम क्लास के अंदर सबसे होशियार हो, तुम्हारा बड़ा ग्रुप है, तुम पूरी क्लास को लीड भी कर लेते हो। भले ही मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, लेकिन उसके पहले तो तुम क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक तो तुम ही मॉनिटर थे क्लास के। उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि तेरे आने के बाद क्लास टीचर जो है वो तुझ पर अटेंशन देने लगा हट के। तेरे आने के बाद मैं तुझसे आगे नहीं निकल पा रहा हूं। तेरे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छिन गया है, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। तो मैं उसको बोला कि चल एक काम कर, हम दोनों एक काम करते हैं कि मैं एक दिन तेरे घर आकर गुजारता हूं और एक दिन तू मेरे घर आकर गुजार। बोला ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। मैंने कहा मेरे पापा तो फादर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तू एक दिन मेरे साथ आके रहे और एक दिन मैं तेरे साथ आकर रहता हूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं, ठीक है ना? शायद कुछ अच्छा निकल जाए उसमें। थोड़ा उसने जो है शक से मेरी ओर देखा, फिर फाइनली वो तैयार हो गया। बोलता चल ठीक है, तू पहले मेरे घर आ। मैं उसके घर गया, पूरा दिन उसके घर, जिस दिन छुट्टी था स्कूल का, उस दिन मैं सुबह से लेकर रात तक उसके घर रहा। देखा मैंने देखा कि सुबह जो है वो, और इनफैक्ट जो है वो उस समय हम लोग जो है वो उसके घर में मैं रात भी रुका के। तो मैंने देखा कि जो है वो उसके घर में मदर फादर उसके जो जानते थे कि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, तो उनके फादर जो है कोई बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ उन्होंने जो है वो पूरा ध्यान रखा मेरे अपने बेटे के जैसे ही उन्होंने के। मैंने देखा उसका कि वो आने के बाद उसने जो है थोड़ी देर 15-20 मिनट पढ़ाई किया, फिर उसके दोस्त आ गए, बाहर घूमने चला गया। फिर सुबह आया, सुबह उसने जो है वो क्रिकेट भी खेला। बोला चल 2 घंटा क्रिकेट खेलते, क्रिकेट खेला। उसके बाद फिर जो है बोला चल वहाँ जाते हैं के। फिर उसको जो है वो किसी मोहल्ले में किसी मोहल्ले में किसी खिड़की में झांकने का उसका बड़ा मन हुआ करता था के। कोई मोहल्ला रहा होगा, कोई जो है वो घर रहा होगा जहां पे जो है आसपास निकलते हुए जो है वो उसको अच्छा फील होता था के। अब आप समझ चुके होंगे फील गुड फैक्टर का कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो वो मुझे वहां भी ले गया। ठीक, फिर दिन खत्म हुआ। बोला चल, मैंने कहा अब तेरी बारी, तुझे मेरे घर रुकना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं तेरे घर आता हूं। वो मेरे घर आया। मेरे घर आने के बाद देखा उसने कि मेरे फादर आए, उन्होंने हम लोगों से हेलो हाय किया, थोड़ी देर बात किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आज का क्या काम है तुम्हारा? तो फिर मैंने कहा कि स्कूल में ये थी, तो मैंने स्कूल का होमवर्क करने बैठ गया। 3 घंटा 2 घंटा होमवर्क किया बैठ के।
फिर सुबह मैं 5 बजे उठ गया, 5 बजे उठकर मैं अपनी जो है वो जो उस समय सप्लीमेंट्री रीडर सहायक वाचन है किताब चला करती वो पढ़ने लगा बैठ के। उसके बाद फिर मैंने जो है वो दूसरी कोई किताब पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ा मैंने बैठ के। उसके बाद मेरे पास में एक ग्लोब था, उस ग्लोब को देखा। 3 घंटा वो सो के उठा, बोला कि ब्रेकफास्ट हो गया? हमने कहा हाँ हो गया, चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं के। उसके बाद खेलने नहीं जाते क्रिकेट, मैंने कहा आज काम बचा है, ये ज्योग्राफी का ये हिस्सा कल पढ़ाने वाले, ये पढ़ना बाकी है बैठ के। और उसके बाद मैंने कहा हिंदी में मैडम ने ये लिखने को दिया था, ये भी नहीं बचा हुआ, ये भी करना है, और मैथ्स के ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस रिवाइज करने पड़ेंगे, तो भूल जाएंगे इन क्वेश्चन को। चल ठीक है मैं ये पढ़ लेता हूँ, बैठ के पढ़ा। 2 घंटा गुजरा, 3 घंटा गुजरा। फिर उसके बाद बोलता अब चले बाहर। मैंने कहा नहीं यार, इंग्लिश का छोटा सा हिस्सा है वो पूरा कर लूँ मैं। और उसके बाद फिर है ना मैं जो है वो दूरदर्शन पे उस समय एक अच्छा, उस समय पुराना टीवी दूरदर्शन चला करता, दूरदर्शन पे एक जो है वो कोई साइंस का प्रोग्राम आता, वो भी देखूंगा मैं। ठीक है, सीरियसली बोला कोई आसपास घर नहीं है, कोई खिड़की नहीं जहां से आके झांक सके हम। तो मैंने कहा भैया अभी हम जो है वो घरों के चक्कर नहीं लगाते, किसी खिड़की में जाकर नहीं झांकते, तो अभी हम नहीं झांक पाएंगे, क्योंकि हम 2 साल बाद फिर चले जाएंगे। तुम्हें शायद हो सकता है तुम्हें कोई खिड़की में झांकने का परिणाम मिल जाए, पर मुझे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। दिन खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा यार तू एकदम बोर आदमी है, तेरी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तेरे को आंसर मिल गया होगा कि जी मेरे नंबर तुझसे 10 ज्यादा आते हैं और मैं तुझसे क्लास में आगे रहता हूं, तो उसके पीछे ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, उसके लिए है कि मेरा डेडिकेशन, मेरा डिटर्मिनेशन केवल पढ़ाई के लिए, स्टडीज के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचता हूं। इसलिए छुट्टी के दिन में मैं ये सब काम कर रहा हूं। और देख तेरे साथ में था तो तूने क्रिकेट भी खेला, ठीक है ना, हमने मोहल्ले के चक्कर भी काटे, सब कुछ किया हमने, और तब भी तू यदि 2nd रैंक पे आ रहा है तो तू तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। तो यदि तू मेरे बराबर कर लेगा तो मैं तुझसे आगे कभी जिंदगी में नहीं निकल पाऊंगा। बोला यार मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो मैंने कहा दिस चॉइस इज योर्स, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट ब्लेम फॉर योर चॉइसेस। अपनी चॉइस के लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं आगे क्यों निकल रहा हूं। उसको बात समझ में आई, वो बोला हाँ यार ये बात तो सही है। बोला एक बात तो सही है दोस्त कि गीतेंद्र भाई मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। मैंने कहा बिल्कुल हो, मैं सारे दुनिया के काम करता हूं। मैंने कहा बिल्कुल करते हो, देख लिया, मैं गवाह हूं इस बात का, तब भी 2nd रैंक पे आता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा लेकिन एक बात है कि यदि मैं 1st रैंक पे आता हूं तो उसके भी जो सैक्रिफाइसेस जिंदगी में मैं तुम नहीं कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। वो सारे काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैंने सैक्रिफाइस कर दिया उन काम को। मैंने कहा कि मैं बड़े यज्ञ में आहुति डालूंगा इस के। तो मुझे जो है वो अपनी मंजिल बचपन से साफ दिखाई पड़ती थी। मुझे कोई भी डेविएशन लेफ्ट और राइट नहीं कर पाया। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, और हम जब तक मैं रहा 11 तक मैं वहां, 10th तक में 1 साल बाद ही फादर का ट्रांसफर हो गया, 9 से 10th में वहां रहा 1 साल, और उसके बाद फिर जो है हम लोग भोपाल आ गए। तो बात इतनी सी है, कई बार हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को जाने बगैर जो है हम उस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम अपनी दुनिया को यदि पलट कर देखें, हम आपकी जिंदगी में, आप हमारी जिंदगी में आकर देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ समस्याएं वही हैं, कि पर्सपेक्टिव लेकिन बदल गया है। अब यहां पर हम कुछ और सोच रहे हैं। दूसरा वाले को समझ कुछ लग रहा था कि वो आप पर एक आरोप लगा रहा था, लेकिन जब आपकी लाइफ में आकर उसने देखा, बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो रियलिटी कई बार कुछ और होती है। अब मेरे सामने जो है इस वीक कई सारी समस्याएं हैं, उसमें से एक बड़ी समस्या मेरे सामने ये आई कि वेस्ट बंगाल से किसी ने हमको एक लेटर भेजा। उस लेटर में जो है वो ईमेल भेजा, और उस ईमेल में अपना ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। तो वेस्ट बंगाल से मेरे पास एक ईमेल आया, उसमें लिखा है कि आई एम कमिटेड विथ ए गाय फॉर 7 years, मतलब एक लड़का है, उससे मैं 7 साल से कमिटेड हूँ, 4 साल से मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ के। और मेरी फैमिली जो है उस लड़के के बारे में ये सोचती है कि यदि वो लड़का सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुमको किसी और लड़के से मैरिज कर लेना चाहिए, जो वेल सेटल्ड लड़का हो, जो जिसका अच्छा कारोबार हो या अच्छी नौकरी में जो उठ के तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा 7 साल का उससे कमिटमेंट है, और हम दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेरी उम्र 25 ईयर के आसपास है, उसकी उम्र जो है 27 ईयर के आसपास है। हम दोनों तैयारी कर रहे हैं नीट की, अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं अभी हम के। और मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो कॉन्सेंट्रेट करे, उस पर वो सक्सेसफुल हो। और मैं कई बार ये डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि मैं निकल जाऊं और वो ना निकल पाए, तो मुझे जो है वो डिविएशन होता है पढ़ाई में, और ठीक से पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ, डिप्रेस रहती हूँ। अब इस समस्या की जड़ कहां पर है? देखिए, नंबर 1 इज दैट बीइंग ए कमिटमेंट होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सच में सच्चा प्रेम करना, यह भी एक बड़ी बात है।
लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जीवन केवल और केवल, लाइफ केवल और केवल प्रेम के भरोसे नहीं चलती है। हो सकता है कि देखिए, मैं हार्ट कनेक्ट में आपसे वही बातें कहता हूं जो मेरे दिल में होती है, और मैं इसमें कोई भी स्क्रिप्ट का या कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, जिसमें कि मैं आपसे जो है दिल से अपनी बात ना कह पाऊं। मैं इतना भर कहता हूं, प्रेम करने में कोई बुराई नहीं, कमिटमेंट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको अभी इस समय अपनी स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए और आपको सक्सेसफुल बनना चाहिए, और यदि वाकई में कमिटमेंट है तो आपको सक्सेसफुल होकर दिखाना चाहिए, और आपको जो है वो दूसरे के लिए सपोर्ट बनना चाहिए। ठीक। रही बात फैमिली की, तो फैमिली किस पॉइंट पर गलत है? फैमिली किसी पॉइंट पर गलत नहीं है, क्योंकि फैमिली आपके भविष्य को सिक्योर देखना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, अब दो ही तरीके हैं, या तो वो लड़का बहुत अच्छा कर ले या आप अच्छा कर लें, फिर दोनों मिलकर कुछ सॉल्यूशन सोच सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं बोलूंगा कि आप कोई टीनेजर है, कोई 25 साल की उम्र है, 27 साल की उम्र है, तो आप जो है वो एक एडल्ट हैं, आप समझदार हैं, आप अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि जब हमारे करियर बनाने की उम्र होती है, जिस समय हम अपने करियर पर हमें फोकस करना चाहिए, उस समय ये सब बातें हमको जो है वो डेविएट करती है पाथ सेट के। मैं कह रहा हूं ना आप सेट के कि आप एक बार अपने रास्ते पर जो है आगे चल दीजिए, और उसके बाद अपनी मंजिल को पा लीजिए, सफल व्यक्ति बनिए, आपके अपने आप को आर्थिक रूप से जो है वो संबल बनाइए, अपने आप को जो है वो एक स्टेबल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कीजिए, अपने आप को एक जो है वो समाज में रिकॉग्निशन दिखाइए, दिलवाइए अपने आप को रिकॉग्निशन के। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके डिसीजन सही कहे जाएंगे और लोग आपके डिसीजन को सही कहेंगे। देखिए, क्योंकि देखिए, आपका डिसीजन जो है वो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड चूज केयरफुली, क्या? लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस समय अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए, और सामने वाले एक व्यक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार बोल दिया कि आपको ठीक पढ़ना चाहिए, आपको हमारे भविष्य के लिए ठीक पढ़ना चाहिए, यदि वो ठीक से उसको कैरी ऑन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि नहीं करते हैं तो ये उनका फॉल्ट है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, तो आपको डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक ईमेल मेरे पास और है, वो ये है कि 2017 से एक स्टूडेंट है जो बायोमेंटर से जुड़ी हुई है, और उन्होंने जो है वो कहा कि मेरी स्टडीज में लगातार अप्स एंड डाउन आते हैं, और मैं कई बार जो है डीमोटिवेटेड फील करती हूँ, और मुझे कुछ दिन अच्छी पढ़ाई करने में लगता है, और कुछ दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, और मेरी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, लाइफ में जो है वो मैंने कहा ना आपसे कि ईसीजी की लाइन, यदि जीवित हैं आप, जिंदा हैं आप, तो जो है अप्स एंड डाउन वही लाइफ है। के जीवन में पूरा का पूरा जो है वो केवल अपवर्ड ग्राफ नहीं हो सकता है, ग्राफ में अप भी आएगा, डाउन भी आएगा के, और इसीलिए ये अप्स एंड डाउन बुरे नहीं हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं आपके। फर्क कब पड़ता है? जब डाउन वाला फेज लंबा होता है तब फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने आप को रोज मोटिवेट रखिए, अपने आप को जो है वो बेहतर फील करवाइए। एक चीज आपने सुनी होगी फिजिक्स में, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमें जो है वो इस अर्थ से बाहर निकालना है, तो वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए हमें उसको एक निश्चित स्पीड देनी पड़ेगी, और वो स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चला जाएगा उठ के। हम सबके जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं, इकोनॉमिक समस्याएं हो सकती है, हमारे ऊपर जो है वो मानसिक समस्याओं का दबाव हो सकता है, हमारे परिवार का सपोर्ट जो है वो कई बार नहीं भी हो सकता है। तो कई सारी समस्याएं हमारे साथ में होती है, और समस्याएं धरातल पर होती हैं, और हमें उनसे बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाना होगा। मतलब ये है कि तमाम जो है वो अप्स एंड डाउन के बावजूद, तमाम ऑब्स्टिकल के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद, यदि आप अपने लक्ष्य पर बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपने अपनी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ा दिया है, और इन समस्याओं से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, सफल हो जाइए। और याद रखिए, सफलता शिखर पर मिलती है, और शिखर पर भीड़ कम होती है। भीड़ कहां होती है? ग्राउंड पर ज्यादा भीड़ होती है, शिखर पर भीड़ कम होती है। तो इसलिए अपनी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाइए। जब आपकी एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी तो समस्याओं से परे निकल जाइए, ऊपर निकल जाइए उससे के, और समस्याएं आपको छोटी दिखाई पड़ेंगी। ऊपर से पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखोगे तो चीजें आपको नीचे छोटी छोटी दिखाई पड़ेंगी। आपको देखकर लगेगा यही वो छोटी चीजें हैं जो मुझे रोक रही थी कहीं ना कहीं। क्लियर?
इसलिए जो है ये बिल्कुल मामूली समस्या है, इसको लेकर जो है वो अपने आप को जो है वो दुखी ना करें। आपके देखिए इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी चेंज एनी टाइम। क्या यानी आपने अच्छा कर लिया, आप बढ़िया करने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे, समस्या पलट जाएगी पूरी। क्या तो इसलिए इसको लेकर जीवन भर का जो है वो दुख मत बनाइए इसको आपको, की कारण ये है कि यदि आप इन समस्याओं में आज घिर गए और आज यदि आपने अपनी एस्केप वेलोसिटी को नहीं बढ़ाया, आज आप इन समस्याओं के वायुमंडल से बाहर नहीं निकले तो फंस जाएंगे, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर एक समस्या मेरे पास और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग समस्या ये है कि एक जो है वो ईमेल आया, इसमें लिखा है कि मेरे पापा, मैं एक लड़की हूं, मेरे पापा मुझे जो है नफरत करते हैं। जब मैं पढ़ने बैठती हूं तो मुझे वो डिमोटिवेट करते हैं। कई बार जब मैं उनसे कुछ कहती हूं पढ़ने के लिए, मुझे बेहतर करना है, तो कई बार मुझे मार भी देते हैं और कई बार वो इस चीज की सजा मेरी मम्मी को भी देते हैं, मेरी बहन को भी देते हैं और हमारे पूरे परिवार को वो टॉर्चर करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें। तो बेटा देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो समस्या आपकी है ना, ऐसी समस्याएं कई सारी हमने जो है वो सुनी है, देखी है, लेकिन हमने एक बात देखी है कि जो लड़कियां साहसी होती हैं, कि ब्रेव होती हैं, वो इन समस्याओं में, फिर आपसे यहां कहूंगा कि इन समस्याओं से परे जाके सोचिए। ये डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आज ये आपके पापा हैं, कल को ऐसा आपका हस्बैंड भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने आप को इकोनॉमिक रूप से स्टेबल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा और आपको किसी पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कि आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपको संबल बनना होगा, आपको सक्षम बनना होगा। रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? रियल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो आपको, वो वुमेन एम्पावरमेंट है। कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं और यदि आपको लगता है कि ये घटनाएं एक लेवल के ऊपर हो रही हैं जिसको आप जो है बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक द हेल्प ऑफ द रिलेटिव्स, टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस। ठीक है, पर ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर इस तरह का है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। क्योंकि केवल जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता है, पिता बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बच्चे के लिए एक सीढ़ी के समान बनना पड़ता है कि बच्चा लेडर समझ के सच्चा ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंच जाए। पिता, एक सच्चा पिता और एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने बच्चे को सफल होते हुए देखता है और उसके मन में उसका हर्ष का भाव आता है, यानी वो चाहता है जिंदगी में कि मुझसे बेहतर मेरे बच्चे कर जाएं। यही पिता होता है। मेरे पिता ऐसा ही चाहते थे और मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप जिस समस्या से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपसे मैं फिर वही बात कहूंगा कि स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए और सफल हुई। और पूरी फैमिली को इस समस्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको करना चाहिए वो चीज। ठीक है, और मेरे जितने भी जो है वो साथ जुड़े लोग हैं वो कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं इनके, और आपके अंदर भी इमेंस पावर है। मैं ये नहीं कहता हूं आपसे कि आप लड़ जाइए इनके, मैं कहता हूं आपसे कि समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खोज लीजिए और बाहर निकलकर दिखाइए। फिर एक और ईमेल मेरे पास में, वो ईमेल ये है कि वो किसमें लिखा है कि मेरे माता पिता मुझे जो है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिए हैं और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास काफ़ी दिनों से रह रही हूँ और वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मुझे छोटी छोटी बातों में टोकते हैं, बड़े कंजर्वेटिव हैं उठ के, मुझे कुछ भी अपने मन का नहीं करने देते हैं। और मैं यहाँ पर स्टडी करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ बैठ के, तो मैं अपने घर लौटना चाहती हूँ। जब मैं अपने घर लौटी तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि तुम यहाँ नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें वापस से ग्रैंड पेरेंट के पास जाना होगा, और मेरा मन वहाँ जाने का नहीं है और मेरे मदर फादर मुझे जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं वहीं जाके तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, और इससे मेरी स्टडी अफेक्टेड हो रही है। देखो बेटा, कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो केवल अपने दायरे में रहकर सोचते हैं। आपके हमने कभी आपने ये पर्सपेक्टिव, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपने हृदय से दूर रखना नहीं चाहते इनके। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा उनके दिल के करीब रहे, आंखों के सामने रह के। यदि कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई कारण होगा जिसके चलते आपको अपने से वो दूर रख रहे हैं इनके, वहां पर आपके ग्रैंड पेरेंट यदि स्ट्रिक्ट हैं तो वो केवल आपकी सुरक्षा के लिए, उनको चिंता है कि इनके मदर फादर कहीं और हैं और हमारे पास बच्चा रह रहा है तो इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो कभी नजरिए, कभी हम दूसरे की तरफ जाके देख के सोचे भी तो सही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है बेटा, ये मैं नहीं जानता एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि माता पिता यदि अपने बच्चे को अपने दिल से दूर रखें, कहीं भेजे हैं कहीं पर रहने के लिए, तो कोई जरूर जेन्युइन समस्या होगी के। और यदि ग्रैंड पेरेंट स्ट्रिक्ट है तो आपकी सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट है उठ के। तो इसलिए आप इसके लिए, इसको लेकर आप अपने सफलता के मार्ग में एक बाधा मत खड़ा कीजिए। आपको यदि सब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए कि आपको आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आपको सफल होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा के। तो इसलिए स्टडीज को आप अफेक्ट कर रहे हैं इन चीजों को लेकर, तो एक बड़ी समस्या है, ठीक है, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद रोक रहे हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी सारी समस्याएं होती हैं। अब आप बोलोगे सर हर बार आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, के हमें करना क्या चाहिए कि हम इन समस्याओं से, क्योंकि हम भुगत रहे हैं, तो हमें इनसे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक बात कहता हूं, और ये प्रयोग बड़ा सक्सेसफुल रहा। लास्ट में मैंने कहा था किसी वीडियो में, और जो है वो बड़ा सफलतम प्रयोग रहा, और बच्चों ने मुझे बताया भी कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को कर देखा और हमें अच्छा लगा और हमें सफलता मिली। कि एक्सपेरिमेंट ये है कि क्रिएट ए मैजिक बॉक्स, के एक मैजिक बॉक्स को तैयार कीजिए, के जादुई बक्सा बनाइए। आपके घर में देखिए कोई आपके पास बॉक्स पड़ा हो, कार्डबोर्ड का बड़ा सा बॉक्स पड़ा हो या कोई वुडन बॉक्स पड़ा हो, कुछ नहीं है तो एक काम कीजिए, बाजार से एक बड़ी सी मिट्टी की गुल्लक ले आइए। आप क्या, जब भी आपको लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई आपको बुरा पल फील होता है, जिस दिन आप डिप्रेस होते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी की कोई बात को लेकर नाराजगी है, किसी चीज को आप लेकर जो है वो परेशान है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक कागज लीजिए, उस कागज पर उस समस्या को पूरा लिखिए, लिखने के बाद उसे फोल्ड कीजिए और फोल्ड करके उस गुल्लक के अंदर, उस मैजिक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। वो जो मैजिक बॉक्स है ना, उसमें ईश्वर की एक शक्ति है कि उसके अंदर जब वो समस्या आपकी जाएगी ना, तो जाने के बाद क्या होगा कि आप ये सोचिए, साइकोलॉजिकली अपने आप को इस बात का यकीन दिलाइए कि आपकी समस्या अब उस मैजिक बॉक्स के हवाले हो गई है। अब वो मैजिक बॉक्स जो है जादू करके उस समस्या में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा, वो जरूर ढूंढेगा उठ के। अब आपको समस्या से मुक्त होकर केवल और केवल पढ़ने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। मतलब यह है कि जितनी भी समस्याएं आपके सामने आती जा रही हैं, उनको लिखिए, लिखकर आप उसको गुल्लक में डाल दीजिए, मैजिक बॉक्स में डाल दीजिए, मैजिक बॉक्स को अपना काम करने दीजिए। और डिसाइडेड ये हुआ है, आपके और मैजिक बॉक्स के बीच में एक जो है वो सौदा हुआ है, एक ट्रेड हुआ है। ट्रेड ये हुआ है कि आप मैजिक बॉक्स को उस दिन खोलेंगे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, तब तक समस्याएं डालते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। और आपको यकीन कर देता हूं मैं, आप केवल कुछ मत कीजिए, आप उन समस्याओं को कागज पे लिखिए, फोल्ड कीजिए, मैजिक बॉक्स में डाल दीजिए, गुल्लक में डाल दीजिए, और आप देखेंगे साल भर के बाद आप सफल होंगे, क्योंकि आपने समस्या डाल दी है और सोचना उस पर बंद कर दी। जैसे ही समस्या मैजिक बॉक्स के अंदर गई, गुल्लक के अंदर गई, उस पर सोचना बंद कर दीजिए और अपने पढ़ने में लग जाइए। आप देखेंगे साल भर के बाद यही वो दिन होंगे जब आप सफल हो चुके होंगे, और आप जब उस मैजिक बॉक्स को जो आप फोड़ेंगे, आप उसको खोलेंगे, तो आप पाएंगे उसमें कि कई सारे ऐसी समस्याएं थी जो नॉन जेन्युइन थी, कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिनमें यदि आप फंस गए होते तो पकड़े गए होते, फंस गए होते तो मछली जैसे जाल में फंस जाती ना, वैसे फंसने पर आप जो है वो अपनी सफलता को खो चुके होते। तो यकीन मानिए ये एक बड़ा सफलतम प्रयोग है, और आप कर देखिए इसको, आप देख पाएंगे कि आपको जो भी डिप्रेशन है, जो भी समस्या है, लिखिए डाल दीजिए, लिखिए डाल दीजिए, लेकिन डालने के बाद उसके बारे में नहीं सोचना है दोबारा। समझ गए? तो आज क्या सीखा हमने सीखा कि हमें एक तो अपना टाइम फ्रेम बनाना होगा, हमको अपने आप को एक लक्ष्य देना होगा कि किस ईयर में मुझे क्या करना है। अपना एक टाइम फ्रेम बनाइए, अपनी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाइए, और समस्याओं को मैजिक बॉक्स में डालकर भूल जाइए। आप जरूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।